नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। काफ़ी सारा कॉल मैसेज हमको ये आ रहा था कि सर कब से बीपीएससी मेंस के सेकंड पेपर का आप टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज वो फाइनली मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है आज से, ठीक ना। और इसका जो मैं इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है पार्ट जो है कल बता दिया था, जिसमें मैं काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था इसका क्या सिलेबस है, क्या क्वेश्चन पैटर्न है, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कैसे आंसर राइटिंग करना चाहिए, वो मैं बता दिया हूँ। आप एक बार उस वीडियो को भी देख लें, तब यहाँ से देखना क्या करें शुरू करें। और एक चीज़ सलाह ये है आप लोग के लिए, मेरा वीडियो देखने के साथ ही साथ आप इसका खुद का नोट्स भी बना लें। जो भी मैं चीज़ें बोलता चलूँगा, बताता चलूँगा, उसको आपको एक नोट्स बना लेना, अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स रहेगा तो बेहतर होगा। उसके बाद जिनको भी पीडीएफ चाहिए इस पूरे वीडियो का, मेरे पीडीएफ जो ना अपने को आपका जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। एक बात और कि इसके पहले मैं जीएस पेपर फर्स्ट में जो हिस्ट्री का जो पार्ट है, कंप्लीट हिस्ट्री में पढ़ा दिया हूँ। लगभग 25 से 26 वीडियो है, उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी देख के उसका भी नोट्स बना लें। जिनको आंसर राइटिंग करना है हमारे साथ जुड़ जाए, नीचे नंबर दिया है व्हाट्सएप में, वहाँ हमको कॉल करें या मैसेज करें, आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ आप डेली आंसर राइटिंग लिखें। और एक चीज़ कि जिस तरह से हिस्ट्री में हम डेली वीडियो बनाते थे, उसका मेंस का आंसर राइटिंग करवाते थे, उसी तरह यहाँ भी पॉलिटी में वही होगा। इसलिए आप मेरे साथ लगातार चलें। और जो भी मैं टेलीग्राम में जो पेपर कटिंग शेयर करता हूं, आप उसका भी लिखकर ग्रुप में लिखने का शेयर करें, भेजने का भेजें, मैं उसका कॉपी का कर दूंगा, चेक कर दूंगा। तो जिनको भी मेंस आंसर राइटिंग करना है, हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको सब बात बता दूंगा कैसे क्या होता है। उसके बाद जिनको भी सीडीपीओ के लिए, ऑडिटर के लिए मेंस आंसर राइटिंग करना अलग से, वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके लिए भी मैं अलग से चीज़ें कर दूँगा। चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आज वही इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था हम शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसके देखिए शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक कविता है, बहुत अच्छा कविता है। देखिए हम कॉपी में लिखे हुए थे बहुत पहले ही कि ना सफ़र डरता है, ना सफ़र थकता है, ना सफ़र डरता है, ना सफ़र थकता है, ये खौफ है मुकाम का कि सारी रात जगता है। मतलब एक तो कविता है जो कि देखिए अभी क्या है ना कि बहुत सारे लोग निगेटिव में चले गए हैं कि कब पीटी होगा, कब क्या होगा, बीपीएससी में काफ़ी अनिश्चितता का चीज़ है। तो इसलिए मैं आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहिए, ऊर्जावान रहिए, ताकि आप एक जो आपने लक्ष्य जो डिसाइड किया वो आप प्राप्त कर सकें। देखिए जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है, कभी खुशी कभी गम, ये सब चीज़ें जीवन में लगा रहता है। आपको बस अपने लक्ष्य के प्रति जो है ना एकदम निश्चिंत रहिए, चीज़ें बेहतर ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो इंडियन पॉलिटी में, भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहला हमको ये जानना चाहिए कि संविधान क्या होता है, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, संविधान का जो मतलब है, संविधान एक जो है ना वैधानिक दस्तावेज है, मतलब एक डॉक्यूमेंट है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों और आदर्शों का वर्णन होता है जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। जैसे कब इंडिया का हम बात करें, हमारे देश का एक संविधान है। अभी आपको पता है कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, पीएम का लोकसभा का इलेक्शन होता है, ये सब कैसे होता है? ये सब हमारे देश के संविधान के अलग अलग आर्टिकल में सारी बातें काफ़ी डिटेल से लिखा गया है। उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा देश चलता है। तो संविधान एक दस्तावेज है, या ऐसा कह सकते हैं एक रूल्स या रेगुलेशन का बुक है, जिसमें किसी देश की शासन प्रणाली या राज्य व्यवस्था के बारे में विस्तृत वर्णन दिया रहता है और उसी के अकॉर्डिंग वो देश रन करता है, चलता है, ठीक ना। और दुनिया में लगभग जितना भी देश है सबका लगभग अपना क्या है संविधान। जैसे भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान, ये सिंपल सा आपका संविधान का क्या हो गया, विशेषता हो गया, ठीक ना। बाकी संविधान का कितने टाइप्स होता है, कितने प्रकार होता है, उतना यहाँ बेसिक उतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम का वो मतलब कि वो ज़्यादा नहीं है। तो मैं टू द पॉइंट ही जो कि एग्जाम में आएगा वही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको अधिक पढ़ना है और भी कई सारा बुक्स दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होता है, ठीक ना। अगला जो एक क्वेश्चन बीपीएससी और पूछा था 63rd बीपीएससी में कि संविधानवाद क्या होता है, ठीक ना। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए हमेशा, जब भी कभी किसी भी शब्द के पीछे वाद लग जाए, इसका मतलब सिंपल समझिए आप अपने आँख में उसी चीज़ का चश्मा पहने। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ आपके जैसे कि आप अपने आँख में अगर ब्लैक या काले रंग का चश्मा पहने, दुनिया आपको ब्लैक दिखाई पड़ेगी। उसी तरह अगर आप संविधान के नज़र से देख रहे हो, दुनिया को आप संविधान के नज़र से देख रहे हैं, तो संविधानवाद का सिंपल सा मतलब ये है, राज्य व्यवस्था या प्रशासन की एक ऐसी संकल्पना जो संविधान को
सर्वोपरि महत्व प्रदान करती है। आप संविधान ही सब कुछ है, ठीक ना। और सरकार के अधिकार को सीमित एवं विधि के अधीन करती है। मतलब कि किसी भी देश की शासन प्रणाली जब संविधान के अकॉर्डिंग चले, संविधान ही सर्वोपरि है, वैसी विचारधारा को हम क्या बोलते हैं, संविधानवाद। इसके तहत क्या होता है कि इसके तहत जो है देश का प्रशासन संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे भारत चलता ही, चाहे हमारे देश में देखिए कोई भी काम अगर होता है जो प्रशासनिक लेवल पे, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे देश में संविधान के अकॉर्डिंग होता है, ठीक ना। तो इन विचारधारा को मानने वाले को हम संविधानवाद बोलते हैं, ठीक ना। और जैसे कि आप पता है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष जब भी चल रहा था तो उसमें कई सारे हमारे ऐसे नेता थे जो कि हमेशा इस बात का मांग करते थे कि इंडिया का एक खुद का संविधान हो। अम्बेडकर जी हो या नेहरू जी हो, गांधी जी हो, सबका ही डिमांड था। तो इन सभी का विचारधारा कहीं ना कहीं जो है ना संविधानवाद की ही तरह है, जो संविधान को ही ये लोग क्या मानते थे, सर्वोपरि मानते थे। तो आप इस परिभाषा को ध्यान में रखेंगे क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। अब आइए हम सीधे हमारे देश के संविधान का क्या मेनली फीचर्स है, क्या इसका विशेषता है, उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए मैं फ्लो चार्ट में ये विशेषता लिख दें, आप इसको देख सकते हैं कि सबसे लंबा और लिखित संविधान है, लचीला संविधान है, संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्र हमारे संविधान की विशेषता है, संप्रभुता जनता में निहित है, शक्ति का सेपरेशन या पावर का सेपरेशन है, एकल नागरिकता है, द्वैत शासन की परिकल्पना है या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये सब मैं फ्लो चार्ट में बना दें। बाकी यहाँ एक दूसरा फ्लो चार्ट ये भी, आप इसको भी देख सकते हैं। अब आइए हम डिटेल्स इसी को देखते हैं। देखिए हमारे देश के संविधान का पहला जो विशेषता है कि सबसे लंबा है और ये रिटर्न है, लिखा हुआ है। हालांकि कई सारे संविधान लिखा हुआ नहीं भी होता, जैसे कि इंग्लैंड का है, ठीक ना। तो दुनिया में सबसे लंबा संविधान हमारे देश का है, पहले बात ये ध्यान रखना है। इसमें हालांकि मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही हैं। जब भी कोई संविधान का संशोधन होता है, जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल मान लेते हैं कि अगर 21 है, ठीक ना, तो आपको पता है कि 21A है, तो ये नया जुड़ के आया है, मतलब कि उसी में ABC करके ऐड कर दिया गया। तो इस प्रकार से अभी हमारे देश में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद है, लेकिन मूल रूप से कितना है, 395 ही है। 22 भाग है, अनुसूची 12 है, ठीक ना। उसके बाद हमारे देश का संविधान लंबा होने का एक वजह ये भी था कि जितना भी राज्य है और जितने भी संघ है, सबका क्या काम है, काफ़ी डिटेल से वर्णन किया गया है, सारे विषयों को दिया गया है। इसलिए हमारे देश का संविधान काफ़ी क्या हो गया, लंबा हो गया है, ठीक है ना। दूसरा देखिए हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। देखिए लचीला का सिंपल सा मतलब यहाँ होता है कि किसी भी संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो, सिंपल हो। हमारे देश में जो है ना कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ के संविधान में संशोधन बहुत ही इजीली हो जाता है, मतलब कि कुछ साधारण बहुमत से हो जाता है, कुछ विशेष बहुमत से हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी संविधान संशोधन जिसमें कि विशेष बहुमत के साथ ही साथ जो है ना 15 से अधिक राज्यों की जो है ना सहमति भी चाहिए। तो हमारा जो संविधान है लचीला होने के साथ साथ ना कठोर भी है। तो लचीला इस पर्पस में क्योंकि 67 वर्षों में अभी तक लगभग 70 वर्षों में लगभग 100 से ज़्यादा संविधान का संशोधन हो चुका, और आपको पता होगा अभी 105 संविधान संशोधन हो चुका है, ठीक ना। और कुछ विषय ऐसे में जहाँ पे 15 से अधिक राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होती है, मतलब दोनों का गुण रखता है हमारे देश का संविधान, ठीक ना। दूसरा हमारे संविधान की सबसे अगली विशेषता है कि संसदीय शासन प्रणाली। आपको पता है कि हमारे देश में वास्तविक शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। और हमारे देश में संसद या लोकसभा राज्यसभा होता है, वहीं सरकार बनती है। और जो संसद जो है ना हमारे देश में जो है, जो संसद है वो वहाँ पे जितनी भी सरकार बनती है उसको जो है ना जवाब देना पड़ता है। मतलब कार्यपालिका जो है ना संसद के प्रति ही क्या होती है, उत्तरदायी होती है। एक चाहे मोदी जी हो, प्रधानमंत्री हो या वित्त मंत्री हो या गृह, कोई भी मंत्री पद जो भी धारण करते हैं जो भी व्यक्ति या जो भी संसद PM मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन सभी को जो है हमारे देश में पार्लियामेंट के सामने जवाब देना पड़ता है कि क्या काम हुआ नहीं हुआ, ठीक ना। तो कार्यपालिका पूरी तरह संसद के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। अगला हमारे देश का संविधान कहीं ना कहीं परिसंघात्मक है, मतलब कि कहीं ना कहीं एक फेडरल सिस्टम को लिए हुए है। फेडरल सिस्टम इस पर्पस में कि हमारे यहाँ केंद्र की भी सरकार है और राज्य की भी सरकार है। आपको पता है कि हमारे देश में 2 लेवल पे सरकार है, हालांकि तीसरे लेवल पे स्थानीय सरकार भी है, लेकिन मेनली एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक आपका राज्य सरकार है। तो इसको हम बोलते हैं संघीय या फेडरल सिस्टम। हालांकि अगर आप जब ब्रिटेन जब जाइएगा तो ब्रिटेन में पूरी तरह एकात्मक शासन प्रणाली है। कैसा है, एकात्मक है। और अमेरिका में पूरी तरह संघीय है। लेकिन हमारे देश में क्या है, दोनों के बीच का है। हमने जो है ना दोनों के बीच का गुणों को जो है समावेश करते हुए हमने
हम अपने देश को अर्ध संघात्मक बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि दोनों का गुण है, मतलब संघात्मक भी है और एकात्मक भी। जब कभी देश में आपातकाल, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता तो हमारा देश पूरी तरह एकात्मक हो जाता था। हमारे देश के सिचुएशन के अनुसार एक मतलब कि जैसा स्थिति होता है वैसा हम संघात्मक भी हैं और एकात्मक भी हैं। B.R. अम्बेडकर ने कहा भी था एक बार सभा में कि हमारे देश का संविधान तो इसे मूलतः संघात्मक है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये कभी कभी एकात्मक भी हो जाती है। जैसे कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आपको पता है कि राज्य की लगभग सारी शक्तियाँ जो है ना केंद्र अपने में क्या कर लेती है, ले लेती है। इसलिए ध्यान रखिएगा। ऐसे आप फ्लो देखिए, जैसा हमने फ्लो चार्ट बनाया, आप ऐसे ही फ्लो चार्ट का यूज करेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे संविधान का अगला विशेषता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणतंत्र, ये 42 संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में क्या किया गया, जोड़ा गया है। देखिए, समाजवादी का सिंपल सा मतलब है कि संसाधन का समान वितरण, मतलब आर्थिक तौर पे समानता की बात करता है मोटा मोटी, ठीक ना। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है देश का कोई धर्म नहीं, यहाँ सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। और गणतंत्र या रिपब्लिक का सिंपल सा मतलब है कि जो शासक जो है ना जनता के द्वारा चुना जाएगा, ना कि वंशीय शासन। जैसे पहले मौर्य काल में क्या होता है, वंश के आधार पर राजा बनते थे। अगर पिताजी उसका राजा है तो बेटा भी क्या बन गया राजा। अब ऐसा नहीं है, हमारे देश में शासक या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसको जनता अपना मत देके क्या करेगी, चुनेगी, ठीक ना। बाकी ये हो गया। उसके बाद अगला हमारे देश के संविधान का अगला विशेषता, जो भी संप्रभुता है वो सब जनता में ही निहित है, क्योंकि हमारे देश के संविधान का जो प्रस्तावना है हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, विद द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि जो सब कुछ इस देश की क्या है, जनता है, ठीक ना। उसके बाद हमारे देश के संविधान का एक विशेषता ये है कि इसमें पावर ऑफ सेपरेशन के साथ साथ बैलेंस का भी इसमें कॉन्सेप्ट है, मतलब कि शक्ति का पृथक्करण भी है और बैलेंस भी। देखिए, किसी भी देश की सरकार में 3 पार्ट होता है। एक तो होता है आपका विधायिका जो कानून को बनाती है, ठीक ना। एक होता है कार्यपालिका जो उस कानून को लागू करती है, और एक होता है न्यायपालिका जो उस कानून को चेक करती है क्या ये कानून अकॉर्डिंग टू संविधान है या नहीं। जहाँ तक वो कानून संविधान के अकॉर्डिंग नहीं होती है, न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर देती है। तो हमारे यहाँ देखिए तो सेपरेशन है, मतलब शक्ति का पूरी तरह अलग अलग है। कार्यपालिका का काम अलग है, न्यायपालिका का अलग है और विधायिका का अलग है। लेकिन हमारे देश में बैलेंस भी किया गया, जैसे कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे कि जो कि हमारे देश के संविधान से बाहर हो या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हो, तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध भी घोषित कर देती है, ठीक ना। तो सेपरेशन भी है, सबका अलग अलग अपना बॉडी है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस का भी हमारे देश में एक समन्वय देखने को क्या होता है, मिलता है। अगला हमारे देश के सर्व विशेषता क्या है, एकल नागरिकता। कैसा है, एकल। आपको पता है किसी भारत का ही आप नागरिक हो सकते हैं, किसी राज्य का यहाँ नागरिक नहीं हो सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारे यहाँ द्वैत शासन प्रणाली, आपको पता है हमारे देश में केंद्र में सरकार है, राज्य में भी सरकार है। और हमारे देश के संविधान में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर सिर्फ केंद्र कानून बनाता है, राज्य पे राज्य बनाता है, और समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। और अगला विशेषता यहाँ हमारे देश के संविधान क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, मतलब कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को यहाँ वोटिंग का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। तो ये हमारे देश का संविधान का क्या हो गया, मेनली आपका फीचर्स हो गया। आप विशेषता को इस फ्लो चार्ट में भी बनाकर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे, मैं 3 तरह का बता दिया, आप उसको लिखने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब देखिए, हमारे संविधान की विशेषता का अगर कभी आलोचना करना आ जाए या उसकी क्या सीमाएं अगर कभी आ जाए, तो क्योंकि एक बार जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, हमको याद है कि हमसे इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा कि अपने संविधान की क्या कमियां हैं, क्या उसका सीमा है, यही हमसे पूछ लिया था, ठीक ना। देखिए, सबसे पहला कमी आलोचना ये है कि हमारे कहा जाता है कि हमारा संविधान एक उधार का संविधान है। हालांकि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया, उनके चीज़ों को भले ही लिया है, लेकिन उन चीज़ों को अपने देश की सिस्टम के अकॉर्डिंग ढाला है। ये नहीं कि हमने टू द कॉपी पेस्ट किया। भले ही हम ये आरोप हम पर लगता है कि उधार का संविधान, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक ना। आप उस बातों को मतलब कि नेगलेक्ट करेंगे। दूसरा आलोचना ये कहा जाता है कि 1935 के एक्ट का ही कार्बन कॉपी है। ऐसा कहा है, 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम था, उसी का कार्बन कॉपी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी हमने संविधान में कई सारे और बातों को भी क्या किया है, शामिल किया है। उसके बाद कहा जाता है हमारे देश का संविधान जो बना है ये भारत विरोधी है, मतलब कि इसमें भारतीय या स्वदेशी का बात नहीं किया गया। हमने सब कुछ कहीं ना कहीं ब्रिटिश से ही क्या किया है, लिया है। क्योंकि जब मेरा संविधान बन रहा था तो पूरी तरह कहीं ना कहीं हम पर ब्रिटिश की साया था। चाहे संविधान सभा का निर्माण हो, उस समय ब्रिटिश शासन था, या संविधान जब बन भी रहा तो कहीं ना कहीं उनका साया दिखाई पड़ता है। लेकिन ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है। हमारा संविधान हमारे देश के अकॉर्डिंग है, ना कि ब्रिटिश भावना के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखिएगा।
उसका तो दूसरा आरोप ये लगाया जाता है कि हमारा संविधान गांधीवादी से दूर है, मतलब कि गांधी जी के दर्शन से पूरी तरह दूर है। जैसे कि गांधी जी मतलब बॉटम टू टॉप शासन सिस्टम की बात करते थे, ग्राम पंचायत की बात करते थे, ठीक ना, स्वशासन की बात करते थे, लेकिन ऐसी चीज़ें हमारे संविधान में नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो संविधान हमारा है कहीं ना कहीं गांधीवादी दर्शन से दूर है। हालांकि 73 संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल किया गया, तो कहीं ना कहीं गांधी जी के दर्शन के अकॉर्डिंग है। अगला आरोप ये लगाया जाता है कि हमारा संविधान बहुत ही महाका है, विशाल है, लंबा है। अब लंबा या इतना बड़ा होने का वजह आपको पहले ही बताया कि संविधान में हर एक आर्टिकल का काफ़ी डिटेल से चर्चा है, किसका क्या काम है, क्या फंक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है इतना लंबा होना ही था। अगला आरोप लगता है कि ये वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि संविधान में ऐसे कुछ जटिल शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसको आम इंसान जो है नहीं समझ सकता, वो वकील लोग ही समझ सकते, इसलिए वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संविधान अच्छा वही होता है कि जो हमारे देश के आम आदमी भी समझ सके। लेकिन ये भी बात गलत है। संविधान इतना भी आसान है कि आप अगर नॉर्मल भी कोई इंसान है तो उसको पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो अगर प्रस्तावना पढ़ेगा तो पूरा संविधान भी समझ में आ जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आप बात को गलत साबित कर सकते हैं। अगला है कि संविधान निर्माण में सभी नागरिक शामिल नहीं थे, ऐसा आरोप लगाया जाता है। लेकिन आपको पता है संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत हुआ था। राज्यों में जो 1946 जो सरकार बनी थी उसी के तहत हुआ था। तो ये आरोप लगता है कि ये सभी नागरिक संविधान सभा के मेंबर का भले ही वोटिंग नहीं किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी अप्रत्यक्ष ही चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं इसमें जनता की भी कहीं ना कहीं भागीदारी थी। और ये आरोप लगता है कि एकात्मकता की ओर ज़्यादा ही झुकाव, क्योंकि हम कहीं ना कहीं केंद्र को पावर ज़्यादा है, चाहे टैक्स वसूलने का या और भी चीज़ों में कहीं ना कहीं केंद्र का पावर ज़्यादा होने की वजह से कहा जाता है कि एकात्मकता की ओर क्या है, झुकाव। लेकिन ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे संविधान संशोधन जहाँ के राज्यों का भी पूछा जाता है, फिर राज्य सूची के विषय में राज्य ही कानून बना सकता है, तो ऐसा बात नहीं है। आप ऐसे करके इसको मतलब चीज़ों को काट भी सकते हैं। तो ऐसा अगर कभी पूछेगा आलोचना करना तो आप इतना 8-10 पॉइंट जो है लिख सकते हैं पॉइंट में, ज़्यादा आपको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया संविधान का पूरी विशेषता। अब मैं जब इसका क्वेश्चन दूंगा तो आप इसको क्या करना है, लिख के जो है हमको दिखाना है, ठीक ना। अब आइए इसी में आज हम लोग प्रस्तावना भी देख लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए प्रस्तावना आपको पता है कि देखिए किसी भी संविधान का जो प्रेम्बल जो प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना संविधान का सार होता है, मतलब एक दर्पण होता है। मतलब आप प्रस्तावना पढ़ के उस पूरे संविधान के बारे में जान सकते हैं। प्रस्तावना संविधान की कुंजी या चाबी या की होता है। किसी भी संविधान की प्रस्तावना में संविधान का क्या उद्देश्य है, क्या ध्येय है, क्या दर्शन है, ये सारा बात हमको उसको पढ़ने के बाद मिल जाता है, ठीक ना। उसके बाद दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें तो किसी भी संविधान की प्रस्तावना उन लक्ष्यों एवं आदर्शों एवं उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है जिसकी स्थापना व संप्रवर्तन के लिए संविधान की रचना होती है। मतलब कि प्रस्तावना ही सब कुछ है, उसी में सारा बात संविधान क्यों बना है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या फिलॉसफी, सब बात उसमें लिखा रहता है प्रस्तावना में। साथ ही प्रस्तावना में उन मूलभूत दर्पणों का भी उल्लेख होता है जिस पर वह संविधान आधारित होता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश का संविधान कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक ऐसे मूल्यों पर बेस्ड है। तो ये कहाँ है, ये हमारे देश की प्रस्तावना में दिया गया है। और आपको पता है कि हमारे देश का जब संविधान बन रहा था तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में प्रस्तावना माना गया था, और जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो यह प्रस्तावना की भूमिका में इतना बात आप लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे देश का जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना का क्या दर्शन है, क्या महत्व है, ठीक ना। तो मैं क्वेश्चन भी दिखा दूंगा अंतिम में, जब इसका वीडियो जब खत्म होगा। तो देखिए प्रस्तावना का दर्शन देखिए हम 2 बेस पे देख सकते हैं, ठीक। देखिए एक तो आधार ये है कि प्रस्तावना में जो है ना हमारे देश के शासन का क्या लक्ष्य होना चाहिए या क्या उसका आदर्श होना चाहिए, इसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। दूसरा प्रस्तावना में ये भी दिया गया है कि हमारे देश की शासन की क्या प्रकृति होगी, क्या नेचर होगा। हम इसको 2 रूप में देखने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। मतलब प्रस्तावना में जो भी दर्पण है उसको 2 भागों में या 2 पार्टों में बांट के जो है ना देख सकते हैं। आइए हम पहला देखते हैं कि देखिए आपको पता है कि हमारे देश का जो प्रस्तावना है उसमें शक्ति का जो पूरा सोर्स है, जो पावर ऑफ सोर्स है, कहीं ना कहीं देश की क्या है,
जनता है, ना ही संसद है, ना ही न्यायपालिका, बल्कि देश की जनता, क्योंकि हम भारत के लोग से ही इस संविधान का क्या होता है, शुरुआत होता है। मतलब कि अगर हमारे देश में कोई भी सरकार अगर शासन कर रही है, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसका लक्ष्य होना चाहिए कि देश की जनता खुश रहे। मतलब कि लक्ष्य या आदर्श क्या है हमारे देश के शासन के लिए, किस मोदी जी अगर जहाँ सरकार में हैं, अगर उनका क्या लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य है कि हमारे देश के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों की स्वास्थ्य, उनका घर, उनके जो भी बेसिक जो उनका ज़रूरत है वो क्या हो सके, पूरा हो सके। तो शासन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये हमारे देश के प्रस्तावना का सबसे पहला दर्शन है। हम भारत के लोग, इधर पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है, तो आप ये बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा लक्ष्य हमारे देश लक्ष्य क्या घोषित करता है ये हमारा प्रस्तावना, न्याय, और 3 तरह की न्याय की बात करता है, 3 तरह की जस्टिस की बात करता है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। तो ये अगर हमारे देश में कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनका पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि देश के हर एक नागरिक को न्याय प्रोवाइड कराया जाए। और ये न्याय कितने तरह के, 3 तरह का होना चाहिए। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ये कभी पूछ ले कि न्याय के बारे में किस किस आर्टिकल में प्रावधान है, तो आप यहाँ देखिए लिख सकते हैं। पहला है राजनीतिक न्याय, अनुच्छेद 326 के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का बात किया गया है। चुनाव लड़ सकते हैं आप, शासन में भागीदारी कर सकते हैं, आप पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि आपको पार्टी बनाना इस देश के फंडामेंटल राइट में आता है। SC ST आरक्षण दिया गया, महिलाओं को भी वोटिंग का पावर दिया गया। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक न्याय से जुड़े हुए प्रावधान हमारे देश के संविधान में है। दूसरा, सामाजिक न्याय के तहत कहीं ना कहीं आपको पता है कि हमारे देश का आर्टिकल जो 14 है, समानता का अधिकार का बात करता है। वर्ग, जाति, लिंग, धर्म, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15, 16 भेदभाव को ही दूर करने का बात करता है। आर्टिकल 17 कहीं ना कहीं छुआछूत को दूर करने की बात करता है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो अब हमारा जो है ना सामाजिक न्याय की बात करता है। उसके बाद आर्थिक न्याय भी हमारे संविधान में है, प्रस्तावना में भी, और कहीं ना कहीं हमारे देश के कई सारे आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल में भी, जैसे कि समान कार्य के समान वेतन आर्टिकल 39 में है। उसके बाद आर्थिक संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, SC ST की रक्षा होने, मतलब कहीं ना कहीं आर्थिक न्याय की बात करता है। उसके बाद जो है ना अगला है कि जो प्रस्तावना का जो दर्शन कहें या जो भी कहें, या हमारे देश की सरकार का क्या लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि व्यक्ति की गरिमा बने रहे। मतलब कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, सबको अपना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना का अधिकार होना चाहिए। गरिमापूर्ण जीवन जिए, मतलब अर्थात भोजन, आवास, स्वास्थ्य, हवा, पानी, निस्ता, ये सब चीज़ें बनी रहे। क्योंकि अगर कोई सरकार हमारे देश में अगर है, कोई लोग स्वास्थ्य के वजह से अगर कोई आदमी डेथ कर जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार का फेल्योर है। तो प्रस्तावना कहीं ना कहीं हमारे देश की शासन व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं उनको ये बात बोलता है कि भाई आपका लक्ष्य ये है, व्यक्ति की गरिमा बनाइए, इस देश के प्रत्येक 140 करोड़ इंडियन लोगों का जो है आपका गरिमा बनाइए, उनका आवास, स्वास्थ्य, हेल्थ सब प्रोवाइड कीजिए। ये कहीं ना कहीं हमारे देश का प्रस्तावना बोलता है। अगला, बंधुता का विकास कीजिए, भाईचारा का विकास कीजिए, जाति, धर्म, वर्ग पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्र की एकता, अखंडता होना चाहिए। अगर देश की सत्ता पर कोई भी अगर नेता या कोई भी पार्टी बैठी हो, उनका पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि राष्ट्र की एकता, अखंडता कभी भंग ना हो। अगर एकता, अखंडता भंग होगा तो हमारे संविधान की प्रस्तावना का मूल भावना ही नष्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया हमारे देश के जो संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें क्या क्या लक्ष्य और क्या क्या आदर्श सेट किया गया है हमारे देश की आने वाली सरकार या राज्य सरकार के लिए। अब इसमें हम देखेंगे कि प्रस्तावना में जो दूसरा दर्शन है वो कैसे हमारे देश की शासन की प्रकृति को डिसाइड करता है कि हमारे देश की शासन का क्या नेचर होना चाहिए, क्या प्रकृति होनी चाहिए। देखिए, पहला प्रस्तावना ये कहता है कि हम एक गणराज्य हैं, रिपब्लिक हैं, मतलब कि शासक का चुनाव जनता करेगी, ना कि वंश के आधार पे होगा। उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब कि भारत अपनी आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेगा, ना कि किसी और के अंडर में रह के। आपको पता है कि 1947 के पहले जब हम गुलाम थे, मतलब ब्रिटिश का जब हम पर कब्जा था, हम आंतरिक और बाह्य निर्णय खुद नहीं लेते थे, मतलब हम संप्रभु नहीं थे। लेकिन प्रस्तावना क्या कहते हैं कि इंडिया एक संप्रभु प्रभुत्व संपन्न राज्य है, मतलब देश है, हम अपना निर्णय खुद लेने के लिए काबिल है। ठीक ना। अगला है लोकतंत्रात्मक, मतलब कि जनता ही सब कुछ है। ठीक ना, मतलब कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए ही है। तो यहाँ पे जनता ही मालिक है, जिस पार्टी को वोट करेगी उस पार्टी क्या बनेगी, सरकार बनेगी।
अगला यहाँ पे है, हाँ, और देखिए किसी भी देश में जो एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो देखिए क्या क्या होगी। लोकतंत्र में देखिए, लोकतंत्र का मेन देखिए विशेषता क्या होता है, यहाँ जो है ना प्रतिनिधि होता है, उत्तरदायित्व होता है, सबों की भागीदारी होता है, इसी से आपका क्या बनता है, लोकतंत्र का निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा। अब इस सारा जितना फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, पाई चार्ट, डायग्राम, आपको सबको कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। अगला है समाजवादी। हमारे देश के प्रस्ताव, संविधान के प्रस्ताव क्या लिखा हुआ है, समाजवादी, मतलब कि सामाजिक और आर्थिक विषमता से मुक्त भारत होना चाहिए और संपत्ति का न्यायपूर्ण क्या हो, वितरण हो, इन्हें कि किसी एक ही लोग के पास देश की सारी संपत्ति हो, आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक समानता हो। ये कहीं ना कहीं हमारे देश का जो संविधान का प्रस्तावना कहता है। अगला पंथ निरपेक्ष। देखिए पंथ निरपेक्ष का सिंपल सा मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और धार्मिक मामले में देश, राज्य की सरकार या केंद्र सरकार क्या रहेगी, तटस्थ रहेगी, किसी का पक्ष नहीं लेगी, मतलब कि सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे देश के प्रस्तावना का जो मेनली क्या हो गया आपका दर्शन समझिए। अब दर्शन को मैंने दो भाग में बांट के आपको दिखा दिया, एक मतलब कि शासन के लक्ष्यों और आदर्शों के परिप्रेक्ष्य में और शासन की प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में। आप ऐसे करके दो एंगल में बांट के इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। अगला चलिए, इसमें जब प्रस्तावना का जो मेन की टर्म पढ़ने के बाद हम कभी कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारे देश की प्रस्तावना का वैधानिक स्थिति क्या है, मतलब कि उसका जो ना स्थिति क्या है, मतलब कि संवैधानिक जो सिचुएशन की स्थिति क्या है। देखिए सिंपल सा यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, पार्ट है या नहीं, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई बार विवाद हुआ, ठीक ना। इसमें जो है एक पहला विवाद गया था AK गोपालन विवाद 1950 में और एक बेरुबारी विवाद 1960 में। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में कई सारे निर्णय मतलब के केस होते हैं, ठीक ना। उस केस का नामकरण होता है। जैसे अगर आप सुप्रीम कोर्ट में किसी चीज़ को लेकर केस कीजिएगा तो आप ही के नाम से वो विवाद का नाम हो जाता है। जैसे कि AK गोपालन के नाम, एक किसी व्यक्ति का नाम, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया होगा, उन्हीं के नाम से AK गोपालन विवाद हो गया। या जैसे कि केशवानंद भारती है, तो केशवानंद भारती विवाद 1973 का क्यों है, क्योंकि केशवानंद भारती ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, उन्हीं के नाम से विवाद मतलब हो जाता है, तो बहुत फेमस हो जाता है। कुछ कुछ ऐसे विवाद हैं या निर्णय हैं जो कि उसी के नाम से फेमस। आप इसको भी इम्पोर्टेंट होता है, ध्यान रखिए, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। AK गोपालन 1950 और बेरुबारी विवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती मामले 1973 में जो है ना उनका निर्णय बदल गया और संविधान कहा कि नहीं, संविधान का भाग है, मतलब प्रस्तावना जो है ना संविधान का ही का है, भाग है। और प्रस्तावना एक गाइडर की भूमिका में है, गाइड करता है हमको, एक मार्गदर्शक है। और किसी भी चीज़ की व्याख्या करने में या पुनः व्याख्या करने में हम प्रस्तावना का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसलिए संविधान का भाग है। इसका मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, बाद में जो है उन्होंने कहा कि नहीं, प्रस्तावना भी जो संविधान का क्या है, भाग ही है। उसके बाद एक बार फिर से एक बम्बई बात 1994 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि संविधान की कुंजी है, की है, तथा संविधान का मूल ढांचा भी है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अभी वर्तमान कंडीशन यही है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक ना। इसमें संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद मूल ढांचे का संशोधन नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है, अधिकार है, विचार है, ऐसे चीज़ों का संशोधन बिल्कुल ही नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट दिया है। मूल ढांचा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि हमारे देश के संविधान में कुछ ऐसे टर्म हैं, ऐसे की टर्म हैं जिसको हटा देने से संविधान का मूल भावना ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और इसका नष्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ये मूल ढांचे के तहत आता है। तो 1973 में केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट आया था। इसका मतलब सिंपल ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, पहली बात। दूसरा कि इसमें संविधान संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में किसी तरह का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है इसमें कि प्रस्तावना का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस या महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए सबसे पहली बात यह है, प्रस्तावना संविधान का प्राधिकार या के स्रोत की जानकारी देता है, मतलब कि
प्रस्तावना का पहला लाइन क्या है, विद द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि शक्ति कौन है, स्रोत कौन है, वो देश की क्या है, जनता है। प्रस्तावना संविधान का प्राधिकार या स्रोत कौन है, उसका एनर्जी कहाँ से आ रहा है, पावर कहाँ से आ रहा है, वो बताता है। तो वो कौन है, हमारे देश की जनता है। दूसरा, प्रस्तावना हमको ये भी बताती कि हमारे देश का स्वरूप या राज्य का स्वरूप क्या होगा, देश का स्वरूप क्या होगा, सरकार का स्वरूप क्या होगा। और स्वरूप क्या बता दिया आपका, संप्रभु हैं, समाजवादी हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, लोकतंत्रात्मक राज्य हैं, गणराज्य हैं। मतलब कि प्रस्तावना हमारे देश के राज्य का जो है ना स्वरूप या नेचर को बताता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद संविधान का क्या उद्देश्य है, ये भी प्रस्तावना हमको बताती है। और संविधान का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इच्छा क्या है, ये कहीं ना कहीं हमको प्रस्तावना से ही पता चलता है। और लक्ष्य क्या है हमारा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रोवाइड करना, अभी आपको पहले बता ही दिया था, ठीक ना। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ठीक ना। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देना, व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी क्या करना, बढ़ाना। मतलब कहीं ना कहीं प्रस्तावना हमको ये बताती कि हमारे देश का क्या उद्देश्य है, संविधान का क्या उद्देश्य है, ये कहीं ना कहीं आपको प्रस्तावना में देखने को क्या होता है, मिलता है। आगे चलिए, इसमें प्रस्तावना का महत्व ये भी है कि न्यायपालिका ने इसे एक मार्गदर्शक घोषित किया है। कब, 1994 के विवाद में, बम्बई विवाद अभी आपको बता ही दिया, उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद संविधान के मूल ढांचे की पहचान में न्यायपालिका इसका क्या करती है, प्रयोग करती है। प्रस्तावना में जो शब्द है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये मान के चलते ये कहीं ना कहीं मूल ढांचे का क्या है, हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, प्रस्तावना का महत्व ये है कि किस दिन संविधान लागू हुआ, इसकी तिथि भी हमको बताता है। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, ये भी हमको क्या करता है, बताता है। तो ये आपका पूरा इसका क्या महत्व था, ये हो गया। क्या इसका फिलॉसफी था, ये हो गया। बाकी देखिए, एक क्वेश्चन का मैं फॉर्मेट एक पूछा था, ये शायद 46वीं या किसी भी पेशी में पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति या उसके महत्व का क्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। देखिए, जब भी कभी इसका आंसर लिखें, आप देखिए इस फॉर्मेट में इसका आंसर लिखें। देखिए, पहला थोड़ा सा प्रस्तावना का परिचय बता देंगे 2-3 लाइन में, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना का दर्शन या वही प्रकृति लिखेंगे 2 तरह से, एक तो शासन के लक्ष्य और आदर्शों के परिप्रेक्ष्य में, एक शासन की प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में। ऐसे इसको फ्लो चार्ट बनाएंगे आप, ठीक ना। फिर इसका हर एक थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर महत्व में ऐसे लिखेंगे, राज्य का स्वरूप बताता है, लक्ष्य बताता है, न्यायपालिका का मार्गदर्शक है, मूल ढांचे की पहचान में, लागू होने की तिथि बताता है, और प्राधिकार के स्रोत का बात करता है। तो इसका महत्व होता है। मतलब ये पूरे आंसर का ना आपका ये फॉर्मेट होना चाहिए, और इसी चीज़ को आपको 4 पेज में क्या करना है, लिखना है। तो ये आपका जो है ना, ऐसे आंसर का फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। बाकी 64th बीपीएससी में सेकंड पेपर में क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसमें क्या पूछा था कि जैसे कि समाजवादी, ठीक ना, फिर धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है, और इसके बारे में हमारे संविधान के किस किस आर्टिकल में जो है ना प्रावधान दिया गया है। तो आपका ये होमवर्क देता हूँ, इससे कि जब आप अच्छे से अगर पढ़े होंगे पॉलिटिक्स, आपको पता चलता होगा कि जो समाजवादी कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये कहता है कि आर्थिक आधार पर देश में समानता होनी चाहिए। और इसका जिक्र कहाँ कहाँ है, आपको डीपीएससी में देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 39 है, और भी कई आर्टिकल देख लीजिएगा। फिर आपको धर्मनिरपेक्षता का बात कहीं ना कहीं आर्टिकल 25 में जो मूल अधिकार में है, उसको देख लीजिएगा। फिर लोकतांत्रिक गणराज्य, आपको देखिए हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होता है, फिर आपका राज्यसभा का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव जिस आर्टिकल के तहत होता है, कहीं ना कहीं वो तो लोकतांत्रिक गणराज्य को ही बता रहा है ना। तो आप ऐसे करके इसके आर्टिकल को जो है ना, हर एक में लगभग 3-4 आर्टिकल लिख के इस आंसर को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको लिखने दूंगा, अगर आपको फिर नहीं होगा तो मैं अलग से जो है इसका एक अलग से आंसर फॉर्मेट ही क्या कर दूंगा। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है 2 पार्ट मैंने आज आपका कवर किया। तो पहला मैंने आपको संविधान क्या होता है ये बताया, ठीक ना। मैं फिर से दिखा, संविधान क्या ये बताया। फिर संविधानवाद क्या होता है ये बताया, ठीक ना। उसका संविधान का क्या मेन फीचर्स है, क्या विशेषता, इसका जिक्र किया, ठीक ना। उसके बाद विशेषता के बाद जो है इसका क्या कमियां था या संविधान का क्या आलोचना है ये बता दिया। उसके बाद मैंने इसमें प्रस्तावना क्या होता है तो उसका क्या इंट्रोडक्शन पार्ट, क्या भूमिका, ये बता दिया। फिर उसका प्रस्तावना में क्या मेन फिलॉसफी है, क्या उसका दर्शन है, कैसे 2 पार्ट में बता दिया, ठीक ना। और उसके बाद मैंने इसमें क्या इसका प्रस्तावना का भी क्या स्थिति है, क्या ये संविधान का भाग है या नहीं, क्या वाद है, क्या विवाद है, ये जिक्र में कर दिया, ठीक ना। उसके बाद इसका क्या इंपॉर्टेंस या क्या महत्व, ये भी मैं आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया, ठीक नहीं। ऐसे करके आप इसको जो है कीजिए।
बाकी इसमें अभी मैं जो है ना ये सारी चीज़ें टेलीग्राम पे और अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा वीडियो ये, ठीक ना। फिर उसके बाद मैं आज या कल जो है ना इसी दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन दूंगा अनफॉर्मेटिंग करने के लिए, ठीक ना। जिनको भी अनफॉर्मेटिंग करना है नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर हमको मैसेज करेंगे, मैं वो लिंक दे दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लें और आप डेली अनफॉर्मेटिंग प्रोग्राम से जुड़े, आपको बहुत ही क्या होगा फ़ायदा होगा। जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया, वहाँ जाके ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। नहीं तो आप इसका खुद का क्या बना नोट्स बना लें, मेरे ख्याल से खुद का नोट्स बनाना काफ़ी क्या होगा अच्छा होगा आपके लिए। ऐसे चले मेरे साथ, बाकी और भी वीडियो आएगा। अब कल नेक्स्ट वीडियो इसमें हम करेंगे फंडामेंटल राइट करेंगे, ठीक ना। उसके बाद फंडामेंटल राइट के बाद डीपीएसपी, ऐसे करके जितने भी टॉपिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के वीडियो में बताया वो सारा मैं एक एक करके लगभग 10 जो टॉपिक है उसका लगभग 20 या 30 वीडियो इसमें होगा। अच्छे से करेंगे, डिटेल से करेंगे और कोशिश होगा मेरा कि आपका जो है ये पूरा का पूरा जो बीपीएससी का जो प्रीवियस जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग पूरा आपको जो है बता दिया जाए। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई जारी रखिए। और देखिए पीटी और मेंस अभी दोनों साथ लेके चलिए, क्योंकि पीटी अभी लगभग 2 महीने डिले ही हो चुका है। तो पीटी भी कीजिए, मेंस भी कीजिए, आप अगर समय तो ऑप्शनल भी कीजिए। मैं ऑप्शनल पर भी काम करूँगा। और एक चीज़ डीआई, आप डीआई का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अभी डीआई का भी 1-2 वीडियो बना देता हूं ताकि आप लोग उसको कैसे बनाया जाए उस पर आप बेहतर काम कर पाइएगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आप करते चलिए। तब तक के लिए थैंक यू।